कैसे हो आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं गर्मा गर्म खाने की, और हाँ, उसे हम तक पहुंचाने वालों की भी। बिल्कुल। भारत का जो ये फूड डिलीवरी मार्केट है ना, इस पर सालों से मतलब जोमेटो और स्विगी का ही दबदबा रहा है। हाँ, डुओपोली जिसे कहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो रेस्टोरेंट्स हैं, वो भारी कमीशन से परेशान है, बहुत ज्यादा, 20 से 35% तक। और दूसरी तरफ हम जैसे कस्टमर्स वो जो छुपी हुई फीस होती है ना, उससे तंग आ चुके हैं। हाँ, वो प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्ज, पता नहीं क्या क्या। तो माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि लगता है अब कुछ बदलना चाहिए। और शायद बदलेगा भी। इसी माहौल में एंट्री मारी है रैपिडो ने। अच्छा, वही बाइक टैक्सी वाली रैपिडो? हाँ, वही। वो एक नया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लाए हैं, नाम है ओनली। ओनली? हाँ, और उनका दावा है कि वो इस पूरे खेल को मतलब बदल देंगे। पाएंगे? और रेस्टोरेंट्स और हम जैसे खाने वालों को, उनको क्या फायदा होगा? हाँ, सबसे जरूरी सवाल। चलिए समझते हैं पूरा मामला। पहले ये देखते हैं कि जो अभी सिस्टम चल रहा है जोमेटो स्विगी वाला, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत, जैसा आपने कहा, वो कमीशन। 20 से 35%, मतलब रेस्टोरेंट ने 100 रुपए का खाना बेचा, और उसमें से 30-35 रुपए सीधे एग्रीगेटर के पास चले गए। एग्जैक्टली। और ये तो बस एक चीज है। और क्या है? फिर वो डिस्काउंट देने का प्रेशर, ऐप पर ऊपर दिखने के लिए अलग से पैसा दो, एडवर्टाइजिंग का खर्चा। हाँ, सुना है कभी कभी 30 रुपए प्रति ऑर्डर तक लग जाते हैं सिर्फ विजिबिलिटी के लिए। बिल्कुल। तो नतीजा क्या होता है? रेस्टोरेंट्स को अपने ऑनलाइन मेन्यू के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, तभी रेस्टोरेंट्स में सस्ता और ऐप पर महंगा मिलता है। हाँ, वो द गार्लिक ब्रेड वाले वंदित मलिक का केस याद है? उन्होंने अपना जोमेटो स्टेटमेंट दिखाया था। हाँ, मैंने पढ़ा था। क्या था उसमें? सारे खर्चे, कमीशन, डिस्काउंट काट कर नेट पे आउट 0। मतलब कुछ नहीं मिला उन्हें। अरे बाप रे, 0। हाँ, तो छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। और हम कस्टमर्स का क्या? हमें लगता है डिस्काउंट मिल रहा है। पर असल में हम ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं। वो डिलीवरी फीस जोड़ लो, प्लेटफॉर्म फीस, कभी कभी पैकेजिंग चार्ज। और वो सर्ज प्राइसिंग, बारिश हो जाए या डिनर टाइम हो तो दाम बढ़ जाते हैं। हाँ, पता चलता है 200 की चीज मंगाई और बिल 400 का बन गया। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है डेटा का। डेटा मतलब? रेस्टोरेंट्स को ये पता ही नहीं चलता कि उनके लॉयल कस्टमर कौन है, कौन बार बार आ रहा है। सारा डेटा एग्रीगेटर के पास। अच्छा। और फिर एग्रीगेटर क्या करते हैं? उसी डेटा का इस्तेमाल करके अपने खुद के क्लाउड किचन खोल देते हैं। मतलब वो किचन जो सिर्फ डिलीवरी करते हैं। हाँ। और वो सीधा उन्हीं रेस्टोरेंट से compete करते हैं जिनसे वो कमीशन ले रहे हैं। अरे, ये तो गलत है। और डिलीवरी पार्टनर्स, उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें तो पार्टनर कहते हैं ना। कहते हैं, पर कमाई कम, पेट्रोल, मेंटेनेंस सब खुद का, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। तो ये पार्टनरशिप कैसी हुई? बात तो सही है। दिक्कतें तो काफी हैं। तो अब आते हैं रैपिडो के सोल्यूशन पर। ये ओनली क्या अलग कर रहा है? सबसे बड़ा बदलाव जो वो लाने की बात कर रहे हैं, 0 कमीशन, या फिर बहुत ही कम कमीशन। 0? ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहे हैं कि या तो एक फिक्स्ड मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेंगे रेस्टोरेंट से, अच्छा। या फिर हर ऑर्डर पर एक छोटी सी फ्लैट फीस। जैसे मान लीजिए 400 रुपए तक का ऑर्डर है तो 25 रुपए, उससे ज्यादा का है तो 50 रुपए, बस। अरे वाह, इससे तो रेस्टोरेंट्स को बहुत राहत मिलेगी। कमाई का बड़ा हिस्सा उनके पास रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा वादा है प्राइस पैरिटी का। प्राइस पैरिटी मतलब रेस्टोरेंट में जो खाने का दाम है वही ऐप पर होगा, सेम टू सेम, कोई बड़ा हुआ ऑनलाइन मेन्यू नहीं। ये तो कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और कस्टमर्स के लिए एक और फायदा, कोई हिडन फीस नहीं, जैसे प्लेटफॉर्म फीस या पैकेजिंग चार्ज, वो सब नहीं होगा। बिल एकदम ट्रांसपेरेंट। बढ़िया है। और रैपिडो ने रेस्टोरेंट से ये भी कहा है कि भाई कम से कम 4 डिश ऐसी रखो जिनका दाम 150 रुपीज से कम हो। अच्छा, मतलब बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी मिलेंगे। हाँ, और वो डेटा वाली जो प्रॉब्लम थी ना, हाँ। रैपिडो कह रहा है कि वो कस्टमर डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर करेगा। ये तो बड़ी बात है। और रेस्टोरेंट्स को ये छूट भी देगा कि अगर वो चाहें तो अपनी खुद की डिलीवरी फ्लीट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज्यादा कंट्रोल रेस्टोरेंट्स के हाथ में। एग्जैक्टली। और इस पूरे मॉडल को NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट मिला है। अरे वाह, वो तो 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स की बॉडी है। हाँ, तो ये एक बड़ा बूस्ट है रैपिडो के लिए। लेकिन सवाल ये है कि रैपिडो ये सब करेगा कैसे? उनके पास ऐसा क्या है जो जोमेटो स्विगी के पास नहीं? उनका सबसे बड़ा हथियार है उनका मौजूदा राइडर नेटवर्क। वो बाइक टैक्सी वाले राइडर्स। हाँ, करीब 40 लाख राइडर्स हैं उनके पास। 40 लाख? जोमेटो और स्विगी के मिलाकर कितने हैं? जोमेटो के करीब 4.3 लाख और स्विगी के 5.3 लाख। मतलब दोनों को मिला दें तो भी रैपिडो के आसपास नहीं पहुंचते। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। उन्हें डिलीवरी नेटवर्क जीरो से खड़ा नहीं करना। वो अपने मौजूदा राइडर्स को ही यूज कर सकते हैं। हाँ, खासकर तब जब राइड हेलिंग का पीक टाइम नहीं होता, जैसे दोपहर में। इससे कॉस्ट भी बचती है। और उन्हें डिस्ट्रप्शन का अनुभव भी है। उन्होंने राइड हेलिंग में ओला, उबर जैसी कंपनियों को टक्कर दी है। सही कहा, मार्केट शेयर छीना है उनसे। और हाल ही में उन्होंने कुछ फंडिंग भी उठाई है, करीब 125 करोड़ रुपए की। अच्छा, मतलब पैसा भी है लड़ने के लिए। हाँ। पर यहाँ एक मजेदार बात पता चली। सुना है स्विगी खुद रैपिडो में इन्वेस्टर है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है ना। ये क्या चक्कर है? मतलब अपने ही कॉम्पिटिटर में पैसा लगा रखा है। हो सकता है उन्होंने रैपिडो के बाइक टैक्सी बिजनेस की वजह से इन्वेस्ट किया हो, या फिर दुश्मन को करीब रखने वाली स्ट्रैटेजी। कहना मुश्किल है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्रांतिकारी। पर क्या ये इतना आसान होगा? मुश्किलें तो हैं। पहला सवाल यही कि ये जो जीरो या लो कमीशन मॉडल है, ये लंबे समय तक चल पाएगा? हाँ, कहीं ये सिर्फ मार्केट शेयर लेने के लिए शुरुआती चाल तो नहीं,
जैसे जोमेटो स्विगी ने पहले बहुत डिस्काउंट दिए, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ा दिए, कमीशन बढ़ा दिया। बिल्कुल, क्या गारंटी है कि रैपिडो बाद में ऐसा नहीं करेगा? दूसरा सवाल, क्या कस्टमर्स अपनी आदत बदलेंगे? जोमेटो गोल्ड है, स्विगी वन है, लोगों को इनकी आदत पड़ चुकी है। हाँ, लॉयल्टी प्रोग्राम्स काफी स्ट्रांग है। सिर्फ सस्ते दाम के लिए लोग स्विच करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। पहले भी तो उबर ईट्स, फूड पांडा जैसे बड़े नाम आए और चले गए। याद है। और तीसरा वो राइडर वाली बात, एक ही फ्लीट से बाइक टैक्सी भी और फूड डिलीवरी भी। हाँ, पीक आवर्स में जैसे लंच टाइम या डिनर टाइम, जब दोनों की डिमांड ज्यादा होती है। तब क्या डिलीवरी टाइम पर असर पड़ेगा? सर्विस क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी? ये एक बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है। और जोमेटो स्विगी वो चुप तो नहीं बैठेंगे। उनके पास तो पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी, एक्सपीरियंस भी। वो डिस्काउंट वॉर शुरू कर सकते हैं, या हो सकता है वो भी अपना कमीशन स्ट्रक्चर बदल दें रैपिडो को टक्कर देने के लिए। जोमेटो तो अब लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिट दिखाने का प्रेशर है उन पे, पर वो आसानी से मार्केट नहीं छोड़ेंगे। और वो ओएनडीसी वाला मॉडल भी तो था, जीरो कमीशन वाला, वो तो कुछ खास चला नहीं। हाँ, ओएनडीसी का चैलेंज था कि उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या यूजर बेस नहीं था। रैपिडो के पास वो दोनों हैं, ये एक फर्क जरूर है। लेकिन रेगुलेटरी दिक्कतें भी तो है। कुछ राज्यों में बाइक टैक्सी पर बैन लगा हुआ है। हाँ, वो एक अनिश्चितता है। और फिर रैपिडो की खुद की फाइनेंशियल हेल्थ, क्या वो लगातार घाटा सह सकते हैं? खासकर आज के फंडिंग माहौल में, जहां निवेशक प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, आईपीओ वगैरह की बात तो अभी बहुत दूर है, पहले उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता दिखाना होगा। तो कुल मिलाकर मुकाबला तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ है जोमेटो और स्विगी, जिनका साम्राज्य जमा हुआ है, और दूसरी तरफ है रैपिडो, एक नए डिसरप्टिव मॉडल के साथ। रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के लिए शायद अच्छे दिन आ सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। कंपटीशन बढ़ेगा तो फायदा तो होगा। हाँ, कीमतें कम हो सकती हैं, सर्विस बेहतर हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, पर सवाल वही है, क्या ये बदलाव टिकाऊ होगा? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आप सबको क्या लगता है, क्या रैपिडो जोमेटो स्विगी के दबदबे को सच में तोड़ पाएगा? आपके पास दो विकल्प हैं। विकल्प ए, हाँ, उनका मॉडल गेम चेंजर है और रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के सपोर्ट से वो कामयाब होंगे। या फिर विकल्प बी, नहीं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जोमेटो स्विगी का किला बहुत मजबूत है और वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।